दोस्तों नमस्कार। अपनी तरह का बिल्कुल अलग चुनाव है ये, जिसमें कितनी सीटें मिलेंगी यह मुद्दा भी बन जाए और यही नारा भी हो जाए। राजनीतिक तौर पर इससे पहले किसी भी लोकसभा चुनाव में आपने ये सुना नहीं होगा कि इतनी सीटें हमको मिलेंगी, और वही मुद्दे की शक्ल में इस देश के भीतर तमाम मीडिया हाउस से लेकर नेताओं और रैलियों में गूंजने लग जाए और बकायदा प्रधानमंत्री का दिया हुआ यह नारा लोगों की जुबां पर चढ़ जाए। लेकिन आज बात सिर्फ इस नारे की नहीं है। ऐसे नारे तो कर्नाटक में भी दिए गए, ऐसे नारे तो पश्चिम बंगाल में भी दिए गए, ऐसे नारे बिहार में भी दिए गए। ऐसे नारे कहां कहां फेल हुए यह कोई बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि इस देश के भीतर में जैसे ही इस बात का जिक्र हो रहा है कि क्या वाकई बीजेपी 400 पार सीट ले सकती है, यानी एनडीए की शक्ल में, वैसे ही एक दूसरी परिस्थिति इस देश में जमीनी मुद्दों के आश्रय बकायदा सर्वे के जरिए निकल कर आने लगी कि मुश्किल 400 पार की नहीं, मुश्किल तो 200 पार की है। यानी एक तरफ 400 पार का नारा है और उसी के अनुकूल इस देश की मुख्य धारा की जो मीडिया है वो लगातार अपने सर्वे के जरिए यह बताने की कोशिश कर रही है कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है कि 400 पार कर लिया जाए। राज्य दर राज्य अलग अलग तरीके से अलग अलग परिस्थितियों में इस देश के मीडिया संस्थान अगर बताने में जुट चुके हैं कि जो बात प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं से कही, पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक में कही और फिर वो तमाम रैलियों में कह रहे हैं, दरअसल वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और यही बात उनके अपने सर्वे के जरिए निकल कर आ जाए और मामला 425 सीट तक चला जाए, तब आप क्या कहेंगे? तब आप कहेंगे इस देश में जनता से भी तो पूछ लीजिए। बंद कमरों में और स्टूडियो के आश्रय कैसे सर्वे माना जाए? तो एक दूसरा सर्वे भी इसी समानांतर चल पड़ा। उसने भी राज्य दर राज्य बताने की कोशिश की कि इस देश के भीतर में जो मौजूदा स्थितियां हैं, जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों के आश्रय बीजेपी 212 सीट से ज्यादा जीत नहीं सकती है। और राज्य दर राज्य हर बात का एनालिसिस है। किसी के जहन में भी यहां दो सवाल बहुत साफ शुरू में ही हो जाने चाहिए। एक सवाल तो यह है कि जैसे ही आप इस देश में विपक्ष की राजनीति और विपक्षी राजनीतिक दलों की स्थितियों को लेकर सर्वे करना शुरू करते हैं, वैसे ही बीजेपी जीतते जीतते 400 तक पहुंच सकती है। लेकिन जैसे ही आप इस देश की जनता और जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सर्वे करना शुरू करते हैं, वैसे ही 272 जो जादुई आंकड़ा बहुमत का है उसे भी छू पाना मुश्किल हो जाता है और वही आंकड़ा घटते घटते 200 के इर्द गिर्द रेंगने लगता है। और तब यह सवाल बीजेपी और संघ के भीतर हो सकता है बड़ा होने लगे कि अगर बहुमत नहीं मिला और अल्पमत में रहे तो भी गठबंधन के साथियों को कौन खोजेगा? मौजूदा मोदी सरकार में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के जरिए तो खोजा नहीं जा पाएगा, तो क्यों नहीं किसी दूसरे शख्स पर दांव लगाया जाए? वह दूसरा शख्स कौन होगा? क्या राजनाथ सिंह होंगे? क्या नितिन गडकरी होंगे? कौन होगा? यह सारी चीजें एक क्षण के लिए दरकिनार कीजिए और राज्य दर राज्य इन दो सर्वों के एस्पेक्ट में जरा समझने की आज कोशिश कर लीजिए कि कितनी सीटें कौन कहां पर कैसे जिता रहा है। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके जरिए आप समझ पाएंगे कि आप असल जमीन क्या है इस देश में सर्वे की, और सर्वे के आश्रय राजनीतिक दलों को जो ऑक्सीजन मिलता है उस ऑक्सीजन का मतलब उसे ही मुद्दों में तब्दील कर देना है या मुद्दों को इस देश में छुपा लेना है। एक एक करके तमाम परिस्थितियों को आइए जरा पलट लीजिए, क्योंकि सर्वे जो 422 सीट दिला रहा है, 422 से 425 के बीच में, वो सर्वे कहता है कि बिहार में 40 में से 38 सीट एनडीए जीत जाएगी। और दूसरी तरफ जो जनता के मुद्दों को लेकर सर्वे इस बात को लेकर हो रहा है कि थोड़ी देर के लिए जनता किस दिशा में जाएगी और उसके सामने उसके अपने मुद्दे होंगे और इस देश की सत्ता होगी, यहां विपक्ष नहीं होगा क्योंकि विपक्ष के हाथ में कुछ भी नहीं है। उसके मुताबिक बिहार में 9 सीट से ज्यादा बीजेपी नहीं जीत सकती है। इन दो के बीच में एक लकीर पहले ही खींच लीजिए। एक तरफ जो 425 सीट तक का आंकड़ा है वह एनडीए का है और दूसरी तरफ जो 212 सीट तक का आंकड़ा
हम जो बताने वाले हैं वह दरअसल सिर्फ बीजेपी का है और राज्य दर राज्य ऐसी परिस्थिति दोनों जगहों पर मुद्दों के आश्रय है, राजनीतिक समीकरणों के आश्रय है, गठबंधन के आश्रय है, सीटों के जो टिकट बांटे जा रहे हैं उन टिकटों को लेकर जो घमासान मचा हुआ है इंडिया के भीतर उसको लेकर भी है, और जो बीजेपी अपने तौर पर अपने गठबंधन साथियों को जो सीट दे रही है उसको लेकर भी है। तो बिहार में 40 में से 38 सीट एनडीए के पास, अगर वो 425 सीट जीतती है तो दूसरी तरफ वह 212 से ज्यादा जीत नहीं सकती है, तो बिहार में सिर्फ उसे 9 सीटें मिल रही है। इसका पहला मतलब और पहला बड़ा मैसेज यह है कि नीतीश कुमार कोई मायने नहीं रख रहे हैं, और नीतीश कुमार जो लगातार उलटते पलटते रहे, इसको लेकर जनता के भीतर अगर राजनीतिक तौर पर आक्रोश है तो इस आक्रोश की एक जमीन यह भी है कि बिहार इस देश में मल्टी एस्पेक्ट से जो पॉवर्टी और गरीबी और मुफलिसी की स्थिति है उसमें सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। और इस बिहार के भीतर की एक परिस्थिति और समझ लीजिए, जो सीटों की तालमेल है उसमें हर जगह मुश्किल हालात है, वो चाहे एनडीए हो चाहे दूसरी तरफ गठबंधन यानी इंडिया हो। गठबंधन की स्थिति की मुश्किल यह है यानी इंडिया की मुश्किल यह है कि वहां पर अब जैसे पूर्णिया का इलाका, वहां पर आज पप्पू यादव ने निर्दलीय तौर पर अपना नामांकन दर्ज करा दिया, वह सीट आरजेडी के पास चली गई। 3-4 सीटों को लेकर भी अभी भी सहमति पूरे तरीके से हो नहीं पाई है। पता नहीं कौन कहां से निकल कर आए और कहे कि हम चुनाव लड़ेंगे, होगा तो निर्दलीय ही लड़ेंगे, हमें चुनाव चिन्ह नहीं चाहिए। तब कौन मनाएगा, क्योंकि बात तो मोहब्बत की हो रही है, तो इसमें कोई किसी को खारिज कैसे कर दे। एक तरफ एक दृश्य है पप्पू यादव का, उसके बाद का एक दूसरा दृश्य है कि बिहार के नजरिए से इस देश को बताने की कोशिश प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो पहले जरा देखिए पप्पू यादव जब आज नामांकन करने जा रहे थे उस वक्त कौन से झंडे थे, कांग्रेस के झंडे थे। वो खुद कांग्रेसी हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस ने उनको चुनाव चिन्ह नहीं दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी परिस्थिति बतलाती है कि एनडीए सोच रही है 40 में से 38 सीट जीत जाएंगे, अगर 425 सीट इस देश में जीत रहे हैं, तो दूसरी तरफ सिर्फ 9 सीट जीत पाएगी बीजेपी। यह बता रही है जमीन में लोगों से बातचीत के बाद किए गए सर्वे की एक हकीकत। लेकिन पप्पू यादव के इस नामांकन की तस्वीर को जरूर देखिए। सांसद कैसा हो, दुनिया का सांसद कैसा हो, दुनिया शांति से शांति से यह भी सच है कि असल खेल गठबंधन वाले राज्यों में ही होना है। जहां पर बीजेपी का गठबंधन टूटा, बिहार में तो दोबारा बन गया, लेकिन महाराष्ट्र में दोबारा बन नहीं पाया, पार्टियां तोड़नी पड़ी। पश्चिम बंगाल के भीतर ममता बनर्जी दीवार के साथ खड़ी है। झारखंड के भीतर मुख्यमंत्री जेल में जा चुके हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर वहां आदिवासियों के बीच कई मुद्दे उछलने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के भीतर भी यही सवाल है, महाराष्ट्र के भीतर भी यही सवाल है। यानी कुल 5 ऐसे राज्य हैं जिसमें बिहार के अलावे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और झारखंड। झारखंड में 13 सीट बीजेपी जीत रही है, यह 425 वाला आकलन कहता है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको दिखाई दे रहा है। उसमें 13 सीट वो 14 में से जीत जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जनता के मुद्दों से जुड़ी हुई सर्वे जिसमें विपक्ष का कोई जिक्र नहीं, तो सिर्फ बीजेपी 6 सीट जीत पा रही है। पश्चिम बंगाल में सिर्फ बीजेपी 9 सीट जीतेगी, इस बात का जिक्र जनता से जुड़े मुद्दों के आश्रय और ममता बनर्जी की अपनी राजनीतिक ठसक के जरिए यह बात निकल कर आ रही है। बीजेपी इसके आगे बढ़ नहीं सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जो सर्वे कह रहा है कि वो 425 सीट इस बार जीतेंगे, वह 22 सीट पश्चिम बंगाल में बीजेपी को दे रहे हैं। महाराष्ट्र के भीतर यही 425 वाला सर्वे 37 सीट यानी 48 में से 37 सीट सीधे तौर पर गठबंधन को दे रहा है। यानी उसमें एकनाथ शिंदे भी हैं और उसमें अजीत पवार भी हैं, लेकिन 48 में से 37 सीटें। लेकिन दूसरी तरफ
जो जमीनी मुद्दों का आसरा है और विपक्ष की कोई चर्चा नहीं है, सिर्फ सत्ता द्वारा पैदा किए गए मुद्दे और जनता जिन मुद्दों से प्रभावित हो रही है उसके आसरे देखिए तो वही 11 सीट जीत सकती है। इस बात का जिक्र उस सर्वे में है। उत्तर प्रदेश बड़ा महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश में 77 सीटों पर जीत, 80 में से 77 सीटों पर एनडीए को जीत मिलेगी। इस बात का जिक्र 425 सीट की जीत वाला सर्वे कह रहा है, लेकिन दूसरी तरफ 212 सीटों का सर्वे बहुत साफ तौर पर कहता है कि ये 65 सीटों से आगे बढ़ नहीं पाएंगे। पिछली बार जाहिर है 62 सीट जीते थे, इस बार 3 बढ़ा दिया है। तो जरा जमीन पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी बहुत मजबूत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर गठबंधन की स्थिति है और इन 5 राज्यों के जरिए ही तकरीबन 200 सीट छूने की स्थिति में बीजेपी आ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर जनता के मुद्दों के आसरे आप सोच टटोल रहे हैं तो 100 सीटों को लेकर ही संकट है। लेकिन आज प्रधानमंत्री बिहार में थे तो उन्होंने इस देश को देखने का नजरिया पाटलिपुत्र वाला अपनाया, चंद्रगुप्त वाला अपनाया। सुनिए जरा उनकी बात। भारत वही महान पाटलिपुत्र और मगध वाला भारत है। भारत वही चंद्रगुप्त मौर्य वाला भारत है। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। तो बिहार के अक्स तले इस देश को देखने की इच्छा प्रधानमंत्री की यूं ही नहीं हुई है। वो जानते हैं कि बिहार कितना महत्वपूर्ण है। वो जानते हैं कि बिहार के भीतर आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन अगर इस चुनाव में कमाल कर गया तो फिर भूतो न भविष्यति, इसके बाद वो विधानसभा में कभी नहीं आ पाएंगे। तो राजनीतिक तौर पर नहीं बल्कि राष्ट्रवाद के तौर पर सही बिहार के अक्स तले देश को देखने की इच्छा प्रधानमंत्री की रही। लेकिन अगला सवाल यह भी है कि मुश्किल हालात गठबंधन वाले राज्यों में बीजेपी को लेकर महाराष्ट्र में भी तो है। लेकिन इसके आगे का सवाल एक और है। यह सवाल सबसे बड़ा है कि ऐसी कौन सी परिस्थिति है जहां पर 1-2 नहीं 10 ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी सारी सीटें जीत जाएंगी अगर वो 425 के आंकड़े को छू रही है। तो यह सवाल जनता से जुड़े मुद्दों के आसरे भी परखने की जरूरत है कि इन राज्यों की हकीकत अगर विपक्ष को सर्वे में माइनस कर दिया जाता है, यानी विपक्ष का जिक्र ही ना किया जाए और सिर्फ मुद्दों का जिक्र किया जाए, तो जिन 10 राज्यों का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केंद्र शासित राज्य दिल्ली भी है, उसमें चंडीगढ़ को भी जोड़ लीजिए। ये सारी परिस्थितियां ऐसी है जहां पर एक साथ सारी सीट जा रही है। चंडीगढ़ की 1 सीट जीत जाएगी बीजेपी, दिल्ली की 7 सीट 7 जीत जाएगी बीजेपी। लेकिन जैसे ही जनता से जुड़ेंगे तो कह रहे जी नहीं, दिल्ली में 2 सीट बीजेपी गंवा देगी, जो 212 के सर्वे का एनालिसिस है। उत्तराखंड की 5 सीट बीजेपी जीतेगी। यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड की 5 सीट को लेकर चाहे वो जमीन पर किया गया सर्वे हो और विपक्ष को लेकर जिक्र हो रहा हो, दोनों ने 5-5 सीट दे दी बीजेपी को। यानी 425 वाला सर्वे भी 5 सीट बीजेपी को दे रहा है और 212 सीट जीतने वाला सर्वे भी बीजेपी को 5 सीट दे रहा है। लेकिन हिमाचल में यह स्थिति नहीं है। हिमाचल में 4 सीट मिल जाएगी बीजेपी को, लेकिन दूसरी तरफ 212 वाला सर्वे कहता है 2 सीट मिलेगी। हरियाणा में 10 की 10 सीट मिल जाएगी बीजेपी को, जो 425 का सर्वे है वो कहता है। लेकिन दूसरी तरफ 212 का सर्वे कहता है 6 सीट मिलेगी, 4 सीट उसे गंवानी पड़ेगी। गोवा की दोनों सीट जीत जाएंगे, ये 425 का सर्वे कहता है, लेकिन 1 सीट जीत पाएंगे, ये 212 का सर्वे कहता है। मध्य प्रदेश के भीतर 29 सीट जीत जाएंगे, यानी सभी सीट जीत रही है बीजेपी, यह 425 के सर्वे कहता है। लेकिन दूसरी तरफ 5 सीट हार रही है, यानी 24 सीट पर ही जीत पाएगी, यह 212 का सर्वे कहता है। गुजरात के भीतर भी 26 सीट की 26 सीट बीजेपी जीत जाएगी, यह सर्वे 425 का कहता है। लेकिन 212 का सर्वे कहता है नहीं, 3 सीट वो हारेगी, 23 सीट जीत पाएगी। राजस्थान की 25 में से 25 सीट जीत जाएगी, यह 425 वाला आंकड़ा कहता है। लेकिन दूसरी तरफ 212 का जो सर्वे है वो कहता है जी नहीं,
16 सीट से ज्यादा बीजेपी नहीं जीत सकती है। यह एक स्थिति है और बड़ा महत्वपूर्ण यह भी है कि जैसे उड़ीसा में गठबंधन नहीं हो पाया, वहां पर बीजेपी कितनी सीटें जीतेगी इसको लेकर 425 वाला सर्वे कह रहा है कि नवीन पटनायक 11 सीट जीतेंगे, लेकिन बीजेपी भी 10 सीट तो जीत जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जनता और जिसमें विपक्ष गायब है, वो सर्वे कहता है जी नहीं, बीजेपी 6 सीट जीत पाएगी। असम के भीतर 12 सीट 425 का सर्वे जिता रहा है बीजेपी को, लेकिन दूसरी तरफ 212 का सर्वे कह रहा है वो सिर्फ 7 सीट ही जीत पाएगी। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु, इन जगहों पर बीजेपी का आंकड़ा नहीं खुला था 2019 के चुनाव में, लेकिन इस बार क्या खुल जाएगा? जनता से जुड़े सर्वे को लेकर जिसमें विपक्ष गायब है, विपक्ष का जिक्र नहीं है और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी, उनके गवर्नेंस, डबल इंजन की सरकार के होने का बात, इन सारी बातों का जिक्र होने के बाद यह सर्वे 212 वाला सर्वे परसेंटेज ऑफ वोट तो बढ़ा रहा है, लेकिन एक भी सीट नहीं दे रहा। कह रहा है इन तीनों जगहों पर, तीनों राज्यों में एक भी खाता नहीं खुलेगा। जितनी भी मशक्कत इनको करनी है दक्षिण भारत को लेकर कर लें, लेकिन दूसरी तरफ पहली बार इन तीनों राज्यों में, यानी आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु, तीनों राज्यों में 3-3 सीट जीतने की स्थिति में बीजेपी आ जाएगी। यह 425 वाला सर्वे, यानी इस देश के भीतर में जो मेन स्ट्रीम का सर्वे है मीडिया का, उसके भीतर यह है कि इन तीनों राज्यों में भी खाते ही खुलेंगे ही नहीं, बल्कि 3-3 सीटें जीतेंगी। तो 9 सीट अगर दक्षिण भारत के इस हिस्से में, तो अगला सवाल तेलंगाना को लेकर होगा। तेलंगाना के भीतर यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सत्ता आ चुकी है। यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि 425 का सर्वे कहता है तेलंगाना में वह 5 सीट जीत जाएगी, पिछली बार की तुलना में ज्यादा। लेकिन दूसरी तरफ 212 का सर्वे कहता है 1 सीट के अलावे वह कोई दूसरी सीट जीत नहीं पाएगी। और जिस नॉर्थ ईस्ट का जिक्र बार बार होता है, उस नॉर्थ ईस्ट के भीतर 8 सीटें, इस वक्त 5 सीटें उसके पास है, वो 8 सीट जीत जाएगी, यानी 3 सीट की बढ़ोतरी होगी बावजूद इसके जो मणिपुर में हुआ। और नॉर्थ ईस्ट के भीतर जो मैसेज गया, उसके बावजूद वो 8 सीट जीत रही है 425 के सर्वे के मुताबिक, लेकिन 212 के सर्वे के मुताबिक वह 3 सीट से ज्यादा जीत नहीं पाएगी। राजनीतिक तौर पर राज्य दर राज्य जब इन परिस्थितियों को आप समझ रहे होंगे, तो आपके जहन में हो सकता है विपक्ष और कांग्रेस को लेकर सवाल हो कि कांग्रेस जहां जहां बीजेपी से टकराती है, वहां उसके हाथ में कुछ भी नहीं बचता है। इस दौर में खास तौर से, और यह दौर तो और ज्यादा महत्वपूर्ण है जब सोनिया गांधी अगुवाई नहीं कर रही है यूपीए की। सोनिया गांधी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रही है और सोनिया गांधी के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के पास इस वक्त अध्यक्ष पद है। राहुल गांधी नेता के तौर पर हैं, जिन्होंने इस देश की नब्ज को टटोला, पकड़ा और उसके जरिए संवाद बनाने की पूरी प्रक्रिया में लेकर आए। लेकिन आज तक, अभी तक कौन लड़ेगा अमेठी से, कौन लड़ेगा रायबरेली से, यह एक सस्पेंस की तरह है। और इस सस्पेंस के बीच आज शपथ ली राज्यसभा की सोनिया गांधी ने। मैं सोनिया गांधी, जो राज्यसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ। तो सोनिया गांधी राज्यसभा की सदस्य हो गई। राहुल गांधी वायनाड से लड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी कहां से लड़ेगी कोई नहीं जानता है। अमेठी रायबरेली में कौन दावेदार होगा कोई नहीं जानता। इन सब के बीच रॉबर्ट वड्रा फुसफुसा जरूर रहे हैं और कहना चाहते हैं कि कोई नहीं तो मुझे ही टिकट दे दीजिए। उन्होंने इस बात का जिक्र आज किया भी, लेकिन सवाल उनका नहीं है। सवाल इस दौर में यह है कि जो सवाल जनता के बीच है, और जनता के बीच में अगर विपक्ष की पूरी राजनीति को खारिज कर दिया जाए, तो फिर बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजने लगती है। यानी इस देश में चुनाव वाकई अगर जनता लड़ने को यह सोचकर तैयार हो जाए कि वह विपक्ष की राजनीति से आंख मूंद ले रही है, या विपक्ष इस दौर में अपनी समूची राजनीति को इस तरीके से लाकर खड़ा कर दे कि वह चुनाव नहीं लड़ रहा है, बल्कि जनता ही चुनाव लड़ रही है, लेकिन यह होगा कैसे?
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के भीतर उहापोह की स्थिति अपने ही उम्मीदवारों को लेकर रहती है। पावर सेंटर कौन है, यह भी सवाल समाजवादी पार्टी के भीतर आजम खान जेल में बंद सही, लेकिन उनकी प्रभावित सीटों को लेकर अभी भी सवाल है। जिन जगहों पर जिन उम्मीदवारों का ऐलान हो जाता है, बदायूं में बदल दिया जाता है, मेरठ में बदल दिया जाता है। यह सारी परिस्थिति बतलाती है कि अपनी ही राजनीतिक दल के भीतर की उहापोह की स्थिति में छत्रपों के सामने इस दौर में मुश्किल है। यही परिस्थिति महाराष्ट्र के भीतर भी आई, जहां पर संजय निरुपम निकल पड़े, और संजय निरुपम जब निकले तो वह कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा खोलने लगे, बताने लगे कितने पावर सेंटर कैसे किस रूप में काम करते हैं कांग्रेस के भीतर में। वह शिवसेना से आए थे। इस दौर में यहां तक कि जो गौरव वल्लभ हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, जो कल तक उस इकोनॉमी का विरोध कर रहे थे जो कॉरपोरेट के हवाले किया जा रहा था, वह भी एक झटके में उस पूंजीवाद के समर्थन में आकर खड़े हो गए जो मोदी इकोनॉमी का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो क्या कीजिएगा, उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दिया। जो मुक्केबाज हुआ करते विजेंद्र, उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दिया, जो राहुल गांधी के करीबी इर्द गिर्द मंडराते थे। कई सवाल इस दौर में लगातार निकल सकते हैं और यह सोचा जा सकता है क्या वाकई जो पावर सेंटर पॉलिटिकल पार्टीज के भीतर होता है और उसके इर्द गिर्द जो प्रभावी लोग होते हैं, वो सिर्फ अपना मकसद साधने में जुटे रहते हैं क्योंकि उन्हें वो पद मिल गया है, और इस परिस्थिति में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बर्बाद होती चली गई। और दूसरी तरफ बीजेपी है जिसमें पावर सेंटर एक ही है, तो उसने जतला दिया जब तक मैं हूं चुनावी जीत मिलती रहेगी, जब मैं नहीं हूंगा तब फिर अलग सवाल है, और इसीलिए 400 पार का नारा दे डाला। लेकिन अगर जमीनी राजनीति और जमीनी मुद्दों के आश्रय इस देश में लोकसभा चुनाव हो जाए और विपक्ष को पूरी तरीके से नजरअंदाज जनता कर दे, तब क्या होगा? तब सवाल तो यही होगा कि जिन जिन राहत रियायत का जिक्र बीजेपी 2014 में कर रही थी, 2024 में उसने आंखें क्यों मूंद ली? वो ब्लैक मनी का सवाल हो, 15 लाख का सवाल हो, 2 करोड़ रोजगार का सवाल हो, इस देश के भीतर में डिसइन्वेस्टमेंट तक से लोग नाराज थे, और यहां तो प्राइवेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन का आंकड़ा हर आंकड़े को पार कर गया। यानी इस देश की समूची इकोनॉमी और इस देश की सामाजिक व्यवस्था के भीतर राजनीति चरम पर पहुंच गई, जहां पर राजनीति का कहा मंत्र ही इस देश के भीतर गवर्नेंस के तौर पर जनता को लेना पड़ गया। क्या ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर में आ गई? और चाहे पढ़े लिखे छात्र हों, चाहे पैसे वाले इस देश में धंधे करने वाले हों, दोनों की परिस्थिति देखिएगा तो छात्रों की तादाद देश छोड़कर बाहर पढ़ने वालों की ज्यादा होने लगी। इसी दौर में जो वैसे बिजनेसमैन थे जो समझ गए कि इस देश के भीतर में सरकार के साथ खड़े रहना ही होगा, अन्यथा आप बिजनेस कर नहीं सकते हैं, और ये पूरी पोल पट्टी इलेक्ट्रल बॉन्ड के दौर में खुलकर सामने आ गई। तो एक तरफ ये पूरे देश का तरीका है, दूसरी के बीच में 400 पार का नारा है जो 425 की स्थिति में बीजेपी को लाकर खड़ा भी कर रहा है, और कोई हिचकिचाहट उस लोकतंत्र के स्तंभ को नहीं है जिसको फोर्थ स्टेट कहा जा सकता है। तो जरा कल्पना कीजिए कि यह कैसा चुनाव है। राजनीतिक तौर पर ऐसी परिस्थिति देश के भीतर किसी भी चुनाव में आपने देखी नहीं होगी, लेकिन यह सब कुछ इस दौर में मौजूद है। यहां पर एक उम्मीद और आस मोदी सरकार के लिए तो जरूर है कि वह किसी भी हालत में जिस शब्दों को उछालती है मीडिया, उसे लपक कर नारे की शक्ल में इस देश के लोगों के जहन में भर देता है, और उसकी सफलता मिल जाती है। और दूसरी तरफ विपक्ष के लिए भी एक उम्मीद तो है, अगर वह जनता के भीतर अपने राजनीति को समा दे और उसकी अपनी लड़ाई जनता की लड़ाई में तब्दील हो जाए, तब फिर एक नई परिस्थिति इस देश में 2024 के चुनाव में देखने को मिल सकती है। सर्वे का अंदेशा यही है। इन दोनों परिस्थितियों के बीच कौन कहां पर खड़ा है, यह सिर्फ इस दौर में एनालिसिस ये कहकर हो सकता है कि पहली बार लोकसभा चुनाव में मुद्दों का जिक्र नहीं होगा। इस दौर में अपनी मेहनत, अपने संगठन, अपनी पार्टी, अंतर्राष्ट्रीय पहचान, अर्थव्यवस्था की चकाचौंध, कॉरपोरेट की उड़ान, सबका जिक्र होगा, लेकिन जमीनी मुद्दों का जिक्र नहीं होगा। तो तय खुद जनता के भीतर की आवाज को करना होगा। और यही सवाल होते होते नया यह उठा जब पप्पू यादव ने यह कहा कि पूर्णिया का मतलब पप्पू और पप्पू का मतलब पूर्णिया। ये दोनों परिस्थितियों के बीच उन्होंने कांग्रेस में शामिल होकर भी जिस कांग्रेस को
गठबंधन में साथ रखकर आरजेडी ने एक लिहाज से हाशिए पर ढकेल दिया, उन परिस्थिति में भी हाशिया ना कहिए, छोटे भाई के तौर पर लाकर खड़ा कर दिया, जबकि पूरी की पूरी राजनीतिक विधा इस दौर में राहुल गांधी ने इस देश में रची और मुद्दों के आश्रय सीधे संवाद जनता से बनाया और तब इंडिया खड़ा हुआ। तो ऐसे में पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल होकर भी बिना चुनाव चिन्ह चुनाव मैदान में और टक्कर दे रहे हैं इंडिया गठबंधन के साथी आरजेडी की नेता को ही, और वहां पर उनके पास चुनाव चिन्ह नहीं है, लेकिन उनके साथ भीड़ जो चल रही है वो झंडा कांग्रेस का उठाए हुए है। मैसेज क्या है ये आप पढ़िए, लेकिन आखिरी बात एक जहन में रखिए, इस चुनाव का मतलब 400 पार नहीं, इस चुनाव का मतलब जनता की उस आवाज का जिक्र है जो गूंजेगी या दब जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।